अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सरवत अफजल और बेटर लिविंग में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में, जो कि मेरा ख्याल है कि सब मेरी तरह सबके लिए एक नई चीज़ होगी। लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सदफ साजिद, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसके अलावा सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच भी हैं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले मैंने जो अपनी इंट्रो में बताया कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर हम बात करेंगे, आप बताएंगे लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली है क्या, और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां ला के हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम यहाँ पर लाइफस्टाइल मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर लाइफस्टाइल मेडिसिन थोड़ी सी एक न्यू फील्ड है, और इसमें एक्चुअली इसके 6 पिलर्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है, और बेसिकली ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, ओके। और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो बेहतर किया जा सकता है, और बहुत सारी डिजीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। और ये पिलर्स कौन कौन से हैं मिस सदफ? जी, इसके 6 पिलर्स हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है, उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी है जो पर्सनलाइज्ड होगी। 3rd नंबर पे है रेस्टोरेटिव स्लीप। 4th नंबर पे है इसके स्ट्रेस मैनेजमेंट। देन कम्स सोशल कनेक्शंस, और उसके बाद आते हैं आपके एडिक्शंस और क्रेविंग्स। तो आपने जैसे बात की न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले तो आप हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताइए कि हम किस तरह से अपनी डाइट को चेंज करके या हम अपनी न्यूट्रिशन को जो है वो बेहतर करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जी, एक्चुअली देखो, जब इनिशियली आई वाज वर्किंग लाइक फ्रॉम द लास्ट 16 years ना, आई एम वर्किंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। ठीक है, तो मेरा बहुत सारा क्लिनिकल साइट के ऊपर भी काम है। तो इनिशियली तो मैं सिर्फ न्यूट्रिशन को देख रही थी। जब मैंने अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट की लाइफस्टाइल मेडिसिन में, देन आई केम टू नो कि देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो कि न्यूट्रिशन के साथ अगर उनको अप्लाई किया जाता है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी क्लाइंट के ऊपर वो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव आते हैं। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन को ही देखें कि न्यूट्रिशन जो है वो भी बहुत वेस्ट है। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं होगा, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सिर्फ खाने की क्वालिटी नहीं है या कैलोरीज़ के इर्द गिर्द ही हम घूमते नहीं रहें, बल्कि हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्वालिटी ऑफ फूड ले रहे हैं और किस टाइम पे ले रहे हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो न्यूट्रिशन जो है वो एक मेजर मतलब बहुत मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि वो एक सेइंग है ना कि यू आर व्हाट यू ईट। सो बेसिकली जो आप खा रहे हैं वही आपकी बॉडी में जाके रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और वही आपके इमोशंस और वही आपकी उस तरह का आपका बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि नेचुरल फूड की तरफ आएँ, ताकि जो हमारे बिहेवियर्स हैं, गुस्सा जहाँ एकदम से जो हमारे अंदर एकदम से वो पाया जाता है कि जी बहुत तेज़ी में काम करना है, कहीं पर हमारी कंटेंटमेंट नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, दूसरा हमारा खाना पीना भी ऐसा हो गया। जल्दी में खाना खाना है, खाने का पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, टाइमिंग्स को कुछ पता नहीं है, और इसके बाद जब हमें ये नहीं पता कि खाना क्या खा रहे हैं और हम उस चीज़ को चलते फिरते, फ़ोन करते या अखबार पढ़ते या टीवी देखते हुए खा रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं। खाने पीने के क्या रूल्स होने चाहिए, किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जिससे जो है आपका लाइफस्टाइल वो बेहतर हो सके। देखो, सिंपल से रूल्स हैं। वी आर नॉट गोइंग इन टू कोई बहुत डेप्थ के अंदर, या लोगों का एक आम कॉन्सेप्ट होता है कि यार फूड या डाइटिशियन के पास जाना बहुत महंगा होता है ना, ठीक है, या फिर वो बहुत कोई फैंसी सा डाइट प्लान देंगे जिसको फॉलो करना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। इट इज़ नॉट लाइक दिस। बहुत सिंपल से रूल्स हैं। घर का खाना खाना है, घर के टाइमिंग्स हैं, और सिर्फ आपने अपने टाइमिंग्स को ठीक करना है। तो बेसिकली देयर आर 8 रूल्स ऑफ ईटिंग, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं। और उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि सबसे पहला रूल ये है कि सिलेक्शन ऑफ द नेचुरल फूड, कि आप किस तरह के फूड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं तो वैसे ही आपके बिहेवियर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो नेचुरल फूड्स की तरफ आएँ। उस नेचुरल फूड के अंदर इट्स नॉट लाइक जो हमारे आजकल फैंसी टर्म्स शुरू हो गई हैं, ब्रांड ब्रेड यूज़ करनी है, स्किम मिल्क यूज़ करना है,
ठीक है, ग्लूटेन फ्री आटा और उसकी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। ऑल्दो आपको ग्लूटेन से कोई एलर्जी नहीं भी है, तब भी आप ग्लूटेन फ्री एक यूज़ कर रहे हैं। या हाई प्रोटीन डाइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो उसमें भी फिर ये आता है कि आलमंड मिल्क आ गया या ओट मिल्क आ गया। सो इस तरह की जो फैंसी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, उससे हम ये समझते हैं कि शायद उसमें कैलोरीज कम हो जाती हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन भी उस तरह से नहीं है। सो अगर आप किसी भी तरह से आपकी इंटॉलरेंट नहीं है किसी भी फूड ग्रुप से, तो आप अगर एक नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मली नेचुरल फूड को ले सकते हैं। इवन यू कैन ड्रिंक होल मिल्क। अगर आपको स्किम मिल्क समझ आती है कि जी स्किम मिल्क लेना है, आप होल मिल्क लें। आपने नेचुरल फूड्स की तरफ जाना है, आप होल व्हीट आटा इस्तेमाल करें, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ही आप कोशिश करें कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स इस्तेमाल करें। ये वाला जो ऑयल प्रोसेस्ड होता है वो वाला इस्तेमाल ना करें। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप छोटी छोटी चेंजेस अपने घर में ला के अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। सेकेंड जो रूल है वो है हमारा टाइमिंग्स। टाइमिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बगैर टाइम के आप कोई भी अच्छा खाना भी खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड भी खा रहे हैं, वो खाना आपके लिए आपकी बॉडी उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी की मशीनरी डिज़ाइन हुई है एक टाइमिंग्स के हिसाब से, जिसको हम इंटरनली बायोलॉजिकल हमारा एक क्लॉक है, हर बॉडी का इंडिविजुअलाइज्ड क्लॉक है, जो कि बाहर के क्लॉक के साथ सिंक होना ज़रूरी है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जैसे कि दिन का आना जाना, दिन के टाइमिंग्स। अगर हम जैसे कि सुबह उठते हैं और हम सुबह का नाश्ता अपने सही टाइम पे कर लेते हैं और रात के खाने को मगरिब के टाइम तक ले आते हैं, या मगरिब के 9 o'clock तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस तरह से आपको हेल्थ बेनिफिट भी होगा उस खाने का और उस खाने का नुकसान नहीं होएगा। लेकिन जो हमारे तो मिस सदफ ये बताएं कि उठने के कितने टाइम के बाद आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए? बेसिकली देखें, उठने के टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नाश्ता अपना कर लेना चाहिए, और ब्रेकफास्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक आपको पूरे डे के लिए फ्यूल करेगा, आपको देगा, एनर्जी देगा। जो आप सारे दिन में काम कर रहे हैं या भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके लिए जो आपको एनर्जी मिलेगी मेंटली और फिजिकली, वो आपके ब्रेकफास्ट से मिलेगी। तो इट शुड बी वेल नरिश्ड, उसमें बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और थर्डली उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एक तो हमारा वो 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे उठ रहे हैं और आप 1 बजे नाश्ता कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट लाइक दिस। देयर इज़ अ स्पेसिफिक विंडो फॉर ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर हमारा लिवर जो है वो मैक्सिमम एक्टिव होता है किसी भी तरह के खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और उसको यूटिलाइज करके पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं जॉब्स की, और वो सुबह के टाइम सो पाते हैं, तो क्या ये कंसिडर नहीं होगा कि जब वो उठ रहे हैं तो उस वक्त से उनका मील टाइम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए? बेसिकली जो है हमारा नाश्ते की विंडो जो है वो 5 से 9 बजे तक होती है। 5 to 9 o'clock तक हमें अपना नाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त हमारी बॉडी जो है वो फास्टिंग मोड में होती है, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। सुबह के मील को कि रोज़े को ब्रेक करना, ब्रेकफास्ट। ठीक है, सो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो शुड बी वेल नरिश्ड, वेल न्यूट्रिशियस, और उसमें तमाम कंपोनेंट्स होना ज़रूरी हैं जो कि हमें पूरे दिन की एनर्जी देते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो एक असूल है कि हर 3 घंटे के बाद आपने खाना खाना है। ठीक है, अगर आपने 9 o'clock तक खाना खा लिया है तो आपका अगला स्नैक जो है वो 12 बजे तक होगा, जो किसी के ऑफिस में या किसी के स्कूल में या घर में भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद दोपहर का आपने जो मील लेना है वो 2 से 4 बजे के दरमियान में होगा, जो लंच होगा। और फिर लंच के और डिनर के दरमियान में जो वक्फा है उसमें आप अपना कोई स्नैक चाय के साथ ले सकते हैं, और जो डिनर का टाइम है वो तकरीबन आपका 7 से 9 बजे के दरमियान में हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सोने से कितनी देर पहले होना चाहिए? सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, 2 घंटे का तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उतनी देर में हमारा स्टमक जो है वो सब चीज़ों को प्रोसेस करके एक रेस्टिंग मोड में चला जाता है और फिर स्लीप के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा मिस सदफ, ये बताएं कि एक सेइंग है कि जो ब्रेकफास्ट है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, लंच वज़ीर की तरह, और डिनर जो है वो फ़कीर की तरह होना चाहिए। पहले तो ये बताएं कि ये है क्या एक्चुअली,
क्या ये जो बादशाहों की तरह नाश्ता करना होता है, ये वाकई वो अंडा पराठा या ऑमलेट पराठा देसी घी वाली ये वो वाली चीज़ें हैं, ये इसके अलावा आपने कुछ और रेकमेंड करना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल जी। नाश्ता जो है ना, अगर आप देखें ना, इस सेम को थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है दोपहर के खाना खाने का, लंच का कॉन्सेप्ट। बाकी अगर आप देखें ना कि चाइनीज़ कॉम में या बाकी जो अगर आप वेस्ट में देखते हैं, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 3 वक्त का खाना खाया जाता है। आयुर्वेदिक भी आप अगर देख लें, उसको भी थोड़ा स्टडी करें, तो उसके अंदर भी यही बताया जाता है कि आपने 2 टाइम का खाना खाना है। लंच के टाइम पे आप कोई लाइट सी चीज़ लेते हैं, जिसको हम स्नैक वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सबसे बेहतरीन, जो वेल नरिश्ड, आपको वेल न्यूट्रिशियस खाना होना चाहिए, वो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट को लेकर भी बहुत सारे लोगों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम पराठा खाएंगे, अच्छा जी पराठे के साथ अंडा, या कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जी चाय बिस्किट ही ले लेते हैं, चाय रस्सी ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे कॉमनली लोग कर रहे होते हैं ना। तो बेसिकली देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हमें अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके अंदर ऐसा नाश्ता होगा जिसके अंदर एटलीस्ट हमारे 3 न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट हैं वो तो पूरे होने चाहिए, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो कि मैं लोगों को बता भी रही होती हूँ, कि उसके अंदर आप रोटी लेंगे, पराठा नहीं लेंगे, रोटी लें। अगर आप समझते हैं कि रोटी नहीं आप ले सकते, तो फिर आप जो है मल्टी सीड या इस तरह की ब्रेड के ऊपर जा सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं या मल्टी सीड ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। अब उस ब्रेड की तरफ जा सकते हैं, बट मोस्टली कोशिश ये होगी कि आप रोटी की तरफ आएँ, और उसके साथ आपने कोई भी सालन लेना है, एग्स भी हो सकते हैं, ताकि वो प्रोटीन की फॉर्म में आपने कोई भी चीज़ लेनी है। ये नॉर्मली वैसे रूटीन है हम लोगों के घरों में कि ब्रेकफास्ट अगर कोई पराठा नहीं भी खाता, तो जैसे रात का बचा सालन और रोटी के साथ खा सकते हैं, तो दिस इज़ फाइन। आई थिंक दिस इज़ फाइन, दिस इज़ वेरी फाइन कि आप अपना जो नाश्ते में रोटी सालन ले लें, और बस कोशिश ये करें कि आप चाय को खाने से पहले कर लेंगे, चाय खाने के साथ नहीं करेंगे, जो हमारा एक आम कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आप ग्रीन टी ले लें, ताकि वो आपकी बॉडी में उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और जो खाने के फ़ौरन बाद कुछ लोगों में मीठे की क्रेविंग होती है, उसको भी रिड्यूस करती है, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर आप थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आपकी बॉडी को, आपके खाने को डाइजेस्ट करे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोपहर के खाने को, तो मैंने वही बात की कि भाई हम स्नैक वगैरह लेंगे। रात का खाना आप यूजुअली वही रोटी, सालन, चावल हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे अगर आप वेट कॉन्शियस हैं, और वही खाना जो नॉर्मल होममेड, होम कुक्ड फूड है वो। लंच में आप लोग सैलेड वगैरह भी कुछ ले सकते हैं? लंच में आप सैलेड ले सकते हैं। दोपहर के खाने में बेसिकली जो आप चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि ऑन द गो अक्सर लोग बाहर होते हैं और लंच ब्रेक्स होती हैं, तो उसके अंदर वो जिस तरह आजकल कॉर्न्स आए हुए हैं, छल्ली आप ले सकते हैं, शकरकंदी बहुत अच्छी है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भुने हुए चने, मकई वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इस तरह का दही बल्ले, फ्रूट चाट, वो चीज़ ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें स्नैक में आ जाती हैं और आपको वेट पुट ऑन भी नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई भी फ्राइड चीज़ें इस तरह की शामिल नहीं हैं कि इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज हों। ठीक है। और क्वांटिटी का आप क्या कहती हैं कि कितनी क्वांटिटी में हम लोगों को खाना चाहिए? क्या पेट भर के खाना चाहिए, या वो ये बात ठीक है कि हमें थोड़ा भूख रख के जो है वो खाना खाना चाहिए? देखो, क्वांटिटी इज़ बेसिकली ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं ना, देयर इज़ नो अदर पैरामीटर का कोई आपको बताएगा कि इतनी प्याली खाना खाना है, इतने चम्मच चावल खाना है, इतनी रोटियां खानी है, इतना कुछ खाना है। नो, आपकी बॉडी इज़ द बेस्ट जज। हर बंदे की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से होती है। आपकी रिक्वायरमेंट में भी 1 रोटी से पूरी हो जाती है, किसी और की रिक्वायरमेंट बेशक आधी रोटी से पूरी हो जाती होगी। सो इट्स इंडिविजुअल बेस्ड सिस्टम, जो कि हमारा इंटरनल बॉडी का एक सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन ये सुनते कब हैं आप? जब हम माइंडफुल ईटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे और खाना खाते हुए हमारा ध्यान किसी और तरफ है, कि हम फ़ोन सुन रहे हैं, या हम कहीं पे कोई टीवी या मूवी देख रहे हैं, या हम किसी तरह की ऐसी निगोशिएशन में लगे हैं कि जिसके अंदर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुआ हुआ है, तो आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुन नहीं पाते। ओके।
क्योंकि आपका बॉडी का एक इंटरनल सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली हर बॉडी के अंदर लगाया हुआ है तो कि एक लेप्टिन हार्मोन है। ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल। ना सुनने के अगर आप देखें कि लेप्टिन जो हार्मोन है वो हमारी एपेटाइट को बताता है कि यहाँ पर एपेटाइट जो है वो आपको भूख लग रही है और अब नाउ यू आर लाइक ओके फाइन, अब आपकी भूख खत्म हो चुकी है, अब आपको खाने से हाथ रोक देना चाहिए। तो ये गट ब्रेन का जो कनेक्शन डेवलप होता है जिसके अंदर लेप्टिन एक हार्मोन काम करता है, अगर आप माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाएगा तो वो सिग्नल ही नहीं देगा दिमाग को आपका माइंड उसको फिगर आउट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो भी स्टमक को सिग्नल नहीं देगा, तो आपका पूरा इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करते जाएंगे, एक की बजाय आप 2 रोटियां खा लेंगे। दूसरी चीज़ माइंडफुल ईटिंग में आती है च्यू करना फूड को, जितना आप टाइम खाने को दे सकते हैं, क्योंकि खाना इज़ लाइक वेरी कहना चाहिए कि बहुत रिलीजियसली भी अगर हम देखें ना, इट्स अ वेरी एक सीक्रेट चीज़ है। लाइक खाना हर बंदा ही खाना खाने के लिए कर रहा होता है कि जी हमें खाने का टाइम चाहिए, और खाना इज़ लाइक कि जैसे इस्लाम में भी है कि हलाल खाना खाएं, हलाल फूड होना चाहिए। तो बेसिकली खाने के ऊपर बहुत सारे, हर रिलीजन में आप देख लें, खाने को लेकर ना बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि स्टडीज़ हैव शोन, यहाँ तक है कि आप जो खाना बना रहे होते हैं उस बंदे की इमोशंस, उसकी वाइब्रेशन उस खाने के अंदर जा रही होती हैं। सो बेटर इज़, और वही वाइब्रेशंस हम खाने से ले रहे हैं, बिकॉज फूड इज़ अ लिविंग थिंग। मिस सदफ, हमने खाने की तो बात कर ली, फूड कॉम्बिनेशन की भी बात कर ली, टाइमिंग्स की भी बात कर ली, हमने फूड रोटेशन की भी बात कर ली, और हमने ये भी बात कर ली कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस क्वांटिटी में खाना चाहिए। अच्छा, फ्रूट्स के बारे में भी बताइएगा कि किस टाइम पे खाने चाहिए, कौन से फ्रूट किस टाइम पे खाने से फ़ायदा होगा, और जैसे शाम की चाय है उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, बेसिकली जो फ्रूट्स है ना, उसका एक रूल है कि वो स्नैक टाइम में आते हैं, यानी कि वो खाने के साथ नहीं आते। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो फ्रूट को खाने के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, खाने के बाद इस्तेमाल करने से फ्रूट का जो, क्योंकि फ्रूट जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्सअप करते हैं तो वो उनके डाइजेशन के जो टाइमिंग्स हैं स्टमक के अंदर वो डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का टाइमिंग्स ज़रा ज़्यादा है, सिंपल कार्ब्स जो हैं वो जल्दी टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। तो जब उनकी डाइजेशन के टाइमिंग्स में डिफरेंस होएगा तो वो हमारी गट हेल्थ को ख़राब करेंगे, फिर वो क्या करेंगे कि हमारा जो है डाइजेशन को ख़राब करेंगे, जिसकी वजह से कुछ लोगों में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आपने जब भी फ्रूट लेना है वो आपने सुबह नाश्ते और दोपहर खाने के दरमियान वाली जो स्लॉट है, जो मैंने 12 से 2 बजे तक दरमियान में कही थी, वो आप ले सकते हैं। या फिर आप शाम की चाय के साथ भी इवन आप ले सकते हैं, जिसे हम टी टाइम कहते हैं, इवनिंग स्नैक, उस टाइम पे भी आप अपना फ्रूट ले सकते हैं। अच्छा, तो क्या हम फ्रूट को लंच के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि बहुत लाइट लंच आप ले सकते हैं, उस टाइम पे हम सिर्फ फ्रूट्स भी तो खा सकते हैं। फ्रूट जो है वो कभी भी लंच के ऊपर नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताएं, क्योंकि फ्रूट की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्टेबल हैं। ठीक है, आपको बहुत जल्दी भूख लग जाएगी और आपको उस तरह से न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगी। सो बेस्ट इज़ कि इफ़ यू वांट टू टेक फ्रूट्स, तो आप क्या करेंगे, उसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके उसके अंदर चने, लोबिया, उस कार्बोहाइड्रेट को मिक्स करके प्रोटीन्स भी आ जाएगी, या चिकन के चंक्स ऐड करके उस तरह का आप सैलेड बना सकते हैं। तो उसको जी, लेकिन आप नॉट लाइक के सिर्फ फ्रूट्स आप जो हैं वो लंच के लिए उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, शाम की जैसे चाय होती है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जैसे मैं खुद भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है शाम की चाय के साथ एक बिस्किट हो, मीठे की क्रेविंग हो रही होती है उस टाइम पे, और आप गपशप भी लगा रहे होते हो तो साथ में कुछ और भी स्नैक्स साथ में ले लेते हैं। तो वो उस टाइम पे चाय के साथ हम क्या ले सकते हैं, या सिर्फ खाली चाय पीनी चाहिए, स्नैक्स उनके साथ ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, टोटली डिपेंड्स कि आपकी बॉडी क्या क्रेव कर रही है। ठीक है, अगर तो आपको चाय के साथ किसी खाने की अर्ज नहीं है तो इट्स ओके, आप कुछ ना लें। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि मीठे की समटाइम्स क्रेविंग हो रही होती है या आदत होती है बिस्किट्स वगैरह की, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मिक्स नट्स ले सकते हैं, कि आप अपने घर में जार में मिक्स नट्स बना के रख लें और आप उसको हैंडफुल मिक्स नट्स ले सकते हैं, ये एक सर्विंग है। या फिर आप
फ्रूट्स के साथ भी ले सकते हैं कि आपने सिर्फ मिक्स फ्रूट ले लिया, एक फ्रूट नहीं लेंगे आप, 2 से 3 फ्रूट को मिक्स करके बोल में डाल के आप वो वाला बोल एक ले सकते हैं। इसके साथ आप चने किशमिश ले सकते हैं, चने और किशमिश इसको मिक्स करके, ये भी आपकी जो स्वीट की क्रेविंग है उसको काफ़ी हद तक एड्रेस करता है और बहुत अच्छा एक, जिसके अंदर ना आपको कैलोरीज नहीं मिलती हैं, ठीक है, और आपको ना क्रेविंग्स नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी की जो है वो केमिस्ट्री और उसके साथ जाता है, तो फिर आपको वो उस तरह की क्रेविंग नहीं होएगी। अच्छा, इसके अलावा आप ये बात कर रही हैं कि जैसे कई दफ़ा बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, तो हेल्दी ये है कि आप एक हफ्ते में 2 दिन, किसी भी 2 दिन चाय के साथ मीठा ले सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि वो आपको इतना नुकसान नहीं देता, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सेफ होता है, तो वो कोई भी मीठा आप उस टाइम पे खाएंगी तो उसका नुकसान नहीं होएगा। और सेकेंडली अगर हम देखें कि दूध पत्ती इज़ वेरी मच कॉमन और मोस्टली घरों में हम दूध पत्ती ही पी रहे होते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोग दूध पत्ती के बहुत शौकीन होते हैं और दूध पत्ती पाकिस्तान की एक फेवरेट ड्रिंक है और बहुत शौक से पी जाती है हर जगह पे, मलाई शलाई डाल के मलाई लेकिन आप इसको देखें कि हमने जब इसको देखा तो उसमें बहुत सारे लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ आए, जैसे कि जो है वो उनके गट इश्यूज़ हो रहे हैं, उनके पेट ख़राब हुआ है और उनका जो है वो डाइजेशन सिस्टम ख़राब हुआ है। अच्छा, उसमें मज़े की बात है कि अपनी प्रैक्टिस में जब उस दूध पत्ती को रिप्लेस किया और सिंपल दूसरी इंग्लिश टी के साथ, तो उनके ये प्रॉब्लम्स सही होना शुरू हो गए। इवन आप देखें कि कुछ लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, वो चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारी बॉडी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ना। एक चीज़ हमारी बॉडी के अंदर कोई गलत जाती है ना, तो वो पूरे आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो चाय पत्ती जो है वो बेसिकली उसको एक छोटी सी चीज़ है कि उसको हम रिप्लेस कर दें अगर इंग्लिश टी के साथ, कि और उसका बनाने का तरीका भी ये है कि आप दूध, पहले आपने उसको कहवे को पकाना है, ठीक है, कहवा लिया, कहवे को बनाया, उसके अंदर आपने थोड़ी सी शक्कर इस्तेमाल करनी है, वाइट शुगर नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आपको चीनी पसंद है या कुछ भी मीठा पसंद है तो आप इसमें शक्कर इस्तेमाल करेंगे, नॉट वाइट शुगर, नॉट ब्राउन शुगर। और उसके बाद आप उसको कप में निकाल के तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने मिल्क डालना है, फ्रेश मिल्क। सो दिस विल बी लाइक, वो आपकी गट हेल्थ को ख़राब नहीं करेगी और उसके बाद आई बेट यू कि वो आपको ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। वाओ, ग्रेट। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की, हम लोगों को तो आदत है कि जब तक बहुत पक्की हुई और कड़ी चाय ना पी लें तो वो कहते हैं ना कि नशा नहीं टूटता ऐसे तो बस यही बात है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि आई वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, और चाय मेरा एक फेवरेट ड्रिंक था, और मैं जो हूँ ना, चाय हर खाने के बाद पीनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती थी, मुझे बहुत सख्त किस्म की क्रेविंग होती थी। अच्छा, व्हेन आई मैंने शिफ्ट किया अपनी दूध पत्ती को इस इंग्लिश टी के साथ, आप बिलीव करें कि मुझे दिन में जो 2 कप की बस चाय होती है उसके अलावा कभी क्रेविंग नहीं हुई। खाने के बाद की चाय बिल्कुल ख़त्म हो गई, और उसके साथ साथ ये दूध पत्ती अब मुझे अच्छी नहीं लगती। व्हेन आई लाइक गो समवेयर, कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, मुझसे वो टॉलरेट ही नहीं होती। आपकी बात के बाद ना, वैसे मैं आपकी बात को सेकंड करूँगी। मैंने कुछ दिन हुए हैं, मैंने डाइट स्टार्ट की है थोड़ी सी, ठीक है। आपने सिर्फ डाइट को बेहतर किया मैंने, तो उसमें मैंने क्या किया है कि जो चाय है उसको ब्लैक टी के साथ रिप्लेस कर लिया है। अच्छा, गुड। और उसको सिर्फ मैं सुबह लेती हूँ, एंड बिलीव मी, मैंने नोटिस किया है कि मुझे सारा दिन चाय की क्रेविंग नहीं होती। अब आई डोंट नो कि वाकई ये सच है या मेरी वो कैफीन पूरी हो जाती है। अदरवाइज तो 4-5 कप दिन के जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होते हैं चाय के, मतलब ज़रूरी क्या, मतलब आपको आदत ही पड़ जाती है उसकी तो ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि चाय, जिनको खाने के बाद चाय की आदत होती है ना, उनके लिए एक बेस्ट टिप है कि खाने के फ़ौरन बाद आपने ग्रीन टी ले लेनी है। अच्छा। 1/2 कप ग्रीन टी विद सम शक्कर, बस। और यू विल सी कि आपकी क्रेविंग आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगी, और यू विल फील वेरी लाइटर। खाने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपके अंदर हैवीनेस है, या आप स्लगिश फील कर रहे हैं, या आपको नींद फ़ौरन आना शुरू हो जाती है अक्सर लोगों को खाने के बाद। ऐसा कुछ भी फील नहीं। मैं कहीं पढ़ रही थी, जब आप कह लो कि डेफिनेटली हम वीडियोस देख रहे होते हैं कि ग्रीन टी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन से भी आपको ड्राइनेस हो जाती है। इज़ इट ट्रू? उसका क्या? देखिए, हम ग्रीन टी ज़्यादा तो ले ही नहीं रहे। हाँ। ग्रीन टी हमने सिर्फ अपने मेजर मील के बाद लेनी है। जैसे अगर हम सुबह और रात का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, प्रॉपर मील ले रहे हैं,
उसके बाद हम 2 टाइम ग्रीन टी लेंगे। अगर हम चलो लंच भी ऐड कर देते हैं, कहीं पे जाते हैं बाहर और हम कर रहे हैं, उसके बाद भी ग्रीन टी ले लें, तो 3 कप, दे आर नॉट लाइक इतना ज़्यादा इसकी वो नहीं है। लेकिन हाँ, रिलीजियसली कुछ लोग सिर्फ वेट लॉस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी हमने सुन लिया कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं और वो हमारा वेट रिड्यूस करती है, तो हम अब उसके पीछे पड़ गए। देखिए, कोई भी अकेली चीज़ जो है ना, यानी कि कोई भी अकेला फूड हो, चाहे वो कितना भी हेल्दी है, चाहे वो टी है, कोई ड्रिंक है, कोई आपके कहवे हैं, वो आपका वेट रिड्यूस नहीं करेंगे। उल्टा आपको मतलब वही बात है कि इत्तेदाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रू, वेरी नाइस, वेरी वेरी वेल सेट कि आप इत्तेदाल पसंदी जो है ना, वो हमारे इस्लाम में भी है और खाने में भी वही चीज़, वही असूल पाया जाता है। अच्छा, हमने खाने की भी बात कर ली, हमने टाइमिंग्स की भी बात कर ली, हमने क्या खाना चाहिए उसकी भी बात कर ली, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा आ जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये कहा जाता है कि क्या फिजिकल एक्टिविटी, आई मीन जिम करने को ही फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं? नहीं तो नॉर्मली जैसे हमारे घर में ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं कि जी हम घर के काम कर रहे होते हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ भी जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है वो कंसिडर होती हैं। आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जो घर में काम किया जा रहा होता है ना, अगर वो वाकई अपने घर की सफाई वगैरह खुद कर रही हैं, तो फिर वो फिजिकल एक्टिविटी में ऐड ऑन होता है। अच्छा, जैसे झाड़ू देना, एग्जैक्टली। बट आप उसमें ये देखें कि उसमें उनका स्ट्रेस फैक्टर कितना है। वो फ्री ऑफ माइंड उस एक्टिविटी को नहीं कर रही हैं, उनके पास 10 जिम्मेदारियां हैं। टाइम से खाना बनाना है, टाइम से ये करना है, टाइम से आपने उसको, बच्चे आएंगे स्कूल से, उनको इस तरह से देखना है। सो क्या होगा कि वो स्ट्रेस में आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप जब उस एक्टिविटी में स्ट्रेस में कर रहे हैं, तो उनके हार्मोन्स जो हैं वो तो फिर आप कॉर्टिसोल भी रिलीज किए जा रहे हैं। अच्छा, हालांकि एक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव है, वो हैप्पी हार्मोन रिलीज कर रही है, आप रिलैक्स होके अपना जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, और मोस्टली आपकी बड़ी पॉजिटिव थॉट्स भी आ रही होती हैं। सो बेटर इज़ कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकालें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यार ज़रूर कोई जिम जाना है और वहाँ ट्रेडमिल के ऊपर खड़े होकर आपने जनाब घंटों ट्रेडमिल करनी है या साइकिलिंग करनी है। यार बेसिकली मैं कहती हूँ कि अगर मुझसे तो खैर कभी ऐसा नहीं होता, मैं 5 मिनट भी ट्रेडमिल करूँ ना तो मेरे से नहीं होगा, और मुझे घंटा भी कोई वॉक करने को कह दे तो मतलब मैं इंजॉय करती हूँ उस चीज़ को। तो बेहतर ये होता है कि आप बाहर निकलें, बाहर जाके वॉक करें। जैसे कि आप अगर किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वहाँ पर फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर में जितना बड़ा एक कमरा है वहाँ पर आप अपनी मूवमेंट करें। अच्छा, मेरे अभी दिमाग में इसलिए हंस रही थी, मेरे दिमाग में अभी आया ये जो ज़रा, बल्कि अच्छा है ये जो शाम में अगर आप पार्क जाते हैं तो वो एक बहन जुगली वाला टाइम भी इनको गुजारना चाहिए। वो भी आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करता है और उससे ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। ऐसा है, तो मैं मतलब बस उसमें जुगली में गॉसिप्स दूसरों की ना करें, अपने बारे में जरूर बात करें, अपने मसले मसाइल लोगों से बात करें और एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप करें। तो फिर तो खैर पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर आप किसी और की बुराई कर रहे हैं ना, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें वो तो एक अलग चैप्टर है, वो तो एक सिर्फ मोटिवेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रू। अच्छा, तो फिजिकल एक्टिविटी में जैसे हमने बात की कि क्या थोड़ा सा टाइम अगर वॉक भी कर ले डेली की 30 मिनट, तो क्या वो भी इनफ होगी? बिल्कुल। देखो, अगर आप डेली में 30 से 40 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं, और बेशक वो 5 दिन करते हैं हफ्ते में, 2 दिन आप नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वो इनफ है। वो आपकी बॉडी की नरिशमेंट के लिए बेहतर है। लेकिन टाइमिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। आपने ये देखना है कि आप शाम को अगर वॉक कर रहे हैं तो वो असर से मगरिब के दरमियान में होगी या मगरिब से इशा के दरमियान में होगी। अच्छा। वो खाने के बाद, इशा के बाद नहीं होएगी, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू हो जाती है, जो मेलाटोनिन हमारा हार्मोन है जो हमें नींद की तरफ लेकर आता है, फिर वही नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये भी होता है जी। तो लेट नाइट एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जाए ताकि आपकी नींद के टाइमिंग्स ख़राब ना हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आप जैसे एक लाइफस्टाइल मेडिसिन का एक पिलर है, तो उसको आप कैसे करती हैं कि हमें इसको किस तरह जो है वो मैनेज करना चाहिए? तो ये इसके अगर कोई स्टेप्स हैं या इसमें अगर कोई ऐसा हीलिंग प्रोसेस है, वो हमें प्लीज़ ज़रूर मेरी ऑडियंस को गाइड करें। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी में डेवलप हो रहा है और आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, लोग जॉबलेस हैं, बीमार हैं, आपके घर में बहुत सारी हर्डल्स, परेशानियां आ रही हैं, ऑब्वियसली वो अल्लाह की तरफ से आई नहीं है ना, तो आपका तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें आप किस तरह से सुकून में रह सकते हैं
उसके लिए सूर्य रहमान थेरेपी इट्स द बेस्ट टूल, इट्स द बेस्ट टूल रियली। बेशक, हाँ। क्योंकि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोसिस, मेंटल इलनेस कब पैदा होती हैं? जब हमारी बॉडी की जो अंदर हार्मनी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जब हम गलत किस्म का खाना खाएंगे, गलत किस्म का बॉडी को मिसयूज़ करेंगे, सही टाइम पे नहीं सो रहे हैं, काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम हर चीज़ को अपने हाथ में लेने के लिए मैंने ये किया, मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैंने ये किया, अब हर चीज़ को अपने हाथ में ले रहे हैं। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि डिसबैलेंस आना शुरू हो जाता है, जिसमें आप जो क्रिएटर है उसके साथ एक कनेक्शन आपका वीक होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो बॉडी है इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर डिसहार्मनी जब आना शुरू हो जाती है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और 90% बीमारियां जो हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से शुरू होती हैं। सूर्य रहमान थेरेपी एक बैलेंस लेकर आती है। इसका कोई स्पेसिफिक तरीका है सूरत में? इसको दिन में एक दफ़ा सुना जाता है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो एक दफ़ा सुनेंगे 7 दिन तक। अगर कोई बीमार है तो वो 7 दिन तक दिन में 3 दफ़ा सुनेंगे। सुनने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। पानी का गिलास आपने साथ रखना है और कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में 20 मिनट्स की सूर्य रहमान की किरात पड़ी हुई है बग़ैर तर्जमे के, वो आपने सुननी है। और इसके लिए तवज्जो और यकसुई शर्त है, क्योंकि आपने कोई और काम नहीं कर रहे हो ना, उस जब आप थेरेपी करेंगे तो वो उस टाइम पर आप सिर्फ उस किरत को सुनेंगे आराम से, और आपने सुकून से आंखें बंद करके अल्लाह ताला को अपने रूबरू महसूस करना है, दिल के कानों से उसको फील करके उसको सुनना है। ऑब्वियसली शुरू में आपको ख्यालात भटकाते हैं, लेकिन आपने उस सब को साइड पे करके फिर दोबारा से उसको कंटिन्यूटी में आ जाना है। जब सूर्य रहमान ख़त्म हो जाएगी तो आपने पानी का गिलास, आंखें खोल के पानी का गिलास उठाना है, फिर आंखें बंद कर लेनी है 3 दफ़ा बहुत प्यार से, दिल की धड़कन से अल्लाह को अपने सामने महसूस करके 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल की धड़कन से होगा, आवाज़ नहीं आएगी, और उस पानी को 3 सांसों में पी लेना है। इस तरीके से आपकी जो ये एक प्रोसेस होएगा उससे आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट होएगी और आपको बहुत ज़्यादा लाइटर फील होना शुरू हो जाएगा। और यही बात कि जो लोग बीमार हैं वो दिन में 3 दफ़ा सुनेंगे 7 दिन तक, और जो लोग सेहतमंद हैं वो दिन में 1 दफ़ा सुनेंगे। और जब आप सूर्य रहमान सुनते हैं तो सूर्य रहमान को सही तरीके से, इसी अगर तरीके से सुना जाए तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। और यही पॉजिटिविटी जो है ये ऑब्वियसली जब बाहर स्प्रेड होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। वही ये जो एक और भी हमारा कनेक्शन, हमारा पिलर है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, कनेक्टिविटी, तो ये डेफिनेटली ये सारे इंटरलिंक हो जाएंगे। तो जो कनेक्शंस हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन, वो हमारी लाइफ कैसे बेहतर करती है? ये किस तरह इसको हम मैनेज कर सकते हैं? सोशल कनेक्शंस जो है ना, बेसिकली देखें, सोशली हमें एक दूसरे के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है उससे हमारी एक तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, और पॉजिटिविटी होगी तो ही आपके सोशल कनेक्शन जो है ना वो नरिश करते हैं। और सोशल कनेक्शंस में ये होता है कि आपके डिफरेंट रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। जैसे आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप टुवर्ड्स देयर किड्स है, इसी तरह ही आपका एल्डरली पीपल के साथ रिलेशनशिप है। तो ये अगर आपकी वो फैमिली बॉन्डिंग और वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमें अकेले तंग कर रही होती हैं और डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एड्रेस होना शुरू हो जाती हैं। और हम जब किसी के साथ डिस्कस करते हैं जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है तो वो प्रॉब्लम्स हमारे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपने कनेक्शंस की बात की कि अगर डेफिनेटली हमारा हम स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपने उसकी बहुत सारी हमें थेरेपीज़ भी बता दी कि किस तरह से हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। कनेक्शंस हमारे बेहतर होंगे तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ बेहतर होगी बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एडिक्शन और क्रेविंग में क्या डिफरेंस है? एडिक्शन और क्रेविंग में डिफरेंस है, और हमें इस डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है। क्रेविंग ये चीज़ होती है कि आपकी टेम्परेली कोई भी अर्ज है आपकी बॉडी की, जैसे कि आपको खाने के बाद स्वीट पसंद है, आपको सेवरी फूड्स की, चना चाट, दही बल्ले, समोसा की क्रेविंग हो रही है, किसी को जंक फूड की क्रेविंग कभी हो रही होती है, जैसे आपने पहले कहा किसी को चाय की क्रेविंग हो रही होती है, कॉफ़ी की क्रेविंग बहुत होती है। कुछ क्रेविंग्स तो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे कि मौसम अच्छा है तो चाय या कॉफ़ी का ख्याल आ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ खाने का हो रहा है। कुछ क्रेविंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि
एज इट इज़ रहती हैं, जैसे भी हो। जैसे कि कुछ लोगों को मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, चॉकलेट खाने की बहुत क्रेविंग हो रही होती है। सो बेसिकली क्रेविंग्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कि कहीं पर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि जब वो डेफिशिएंट होती है किसी न्यूट्रिएंट में तो वो उस तरह के सिमिलर फूड की अर्ज को पैदा करना शुरू कर देती है, जिसको हम क्रेविंग कहते हैं। और ये टेम्परेरी होती है। जब हम उसको एड्रेस कर लेते हैं, इस तरह के डाइट प्लान्स देंगे या उनका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वो एड्रेस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको चाय की क्रेविंग बताया था कि मुझे दूध पत्ती की क्रेविंग थी, बट मैंने जब अपनी थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बेहतर किया, मैंने चाय की मॉडिफाई किया उसको, तो मेरी वो क्रेविंग ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गई और मेरी हेल्थ भी बेहतर हो गई। दूसरी चीज़ है एडिक्शन। एडिक्शन की जो आप बात कर रही है ना, एडिक्शन जो है ना वो इट्स अ डिजीज़, यू नो। ओके, इट इज़ नॉट अ हैबिट, इट्स अ डिजीज़ बेसिकली। और उस एडिक्शन में ड्रग्स की भी आती है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक दवाई खाने की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को जनाब कुछ नहीं हो रहा, पैराडोल ले लो, 2 पैराडोल ले लो, मैं तो हर रोज़ ले रही होती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं, और ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये बॉडी को बहुत फ़र्क पड़ता है। ये उसको पता होता है बॉडी को कि वो अंदर जाकर किस तरह से वो आपके लिवर को डैमेज कर रही है। थर्ड चीज़ आ जाती है कि शॉपिंग की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन। आपने जो बात की ना कि ब्लूटूथ और ये तो आपकी हैबिट है, इट्स कॉल्ड हैबिट, इट इज़ नॉट एडिक्शन। एडिक्शन इज़ कि आप बार बार अपना फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी उसका ज़रूरत भी नहीं है। एडिक्शन इज़ के आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, विंडो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, बस शॉपिंग करते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है, एडिक्शन है। तो एडिक्शन इज़ लाइक कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि एडिक्शन की फॉर्म में आती हैं, और एडिक्शन के पीछे पूरी एक साइंस है। ये कुछ लोग किसी तरह के अब्यूज़ से गुजरे हैं, किसी तरह की स्ट्रेसेस से गुजरे हैं, कुछ लोग किसी तरह के किसी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं और वो एस्केप चाहते हैं, तो वो थोड़ी देर की खुशी के लिए वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि एडिक्शन इज़ लाइक वो हमारे डोपामीन जो हार्मोन है उसको हाई कर देती है, और वो डोपामीन जब रिलीज़ होता है तो हमें कहता है कि यार हाँ और वाली बात आना शुरू हो जाती है, जिसमें जंक फूड भी है। बहुत एडिक्शन आ गई, जंक फूड जो है एडिक्शन की तरह बन गया कि लोग कहते हैं कि हमने और खाना ही नहीं है। तो ये उसके अंदर क्या होता है कि जब डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है और उसके अंदर कंटेंटमेंट का फैक्टर नहीं होता, उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता, यानी कि आप ज़्यादा शॉपिंग करते रहेंगे तो वो आपको शॉपिंग या वो किसी तरह की जो भी आप ड्रग ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर अपना एस्केप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ आपको परमानेंट खुशी नहीं दे रही है, आपको टेम्परेरी वो खुशी देगी। या कहना चाहिए कि आप रियलिटी से भाग के उस चीज़ के अंदर छुपना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन। एडिक्शन को एड्रेस करके उसको फिर उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाता है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफस्टाइल मेडिसिन की तमाम चीज़ों को जो सॉर्ट आउट करने, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का जो बैलेंस है उसको बेहतर करने के साथ साथ एडिक्शन को भी कैटर करती है। आपको पता है कि जो अल्कोहल, स्मोकिंग या इसी तरह की जो एडिक्शंस होती हैं, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेते हैं तो ये एडिक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती हैं। तो इट्स लाइक जो लोग हम सोचते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं कैसे होगा या हम हेल्पलेस हैं, इफ़ यू आर फाइटिंग विद सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन और आपको लगता है कि ये अनयूजुअल है और आपकी पर्सनालिटी का पार्ट पहले नहीं थी, या आपको लगता है कि आपसे छूट नहीं रही आदत, तो आप उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। क्योंकि किसी के सामने बैठ के उसके प्रॉब्लम्स का उसको बताना और उसके सॉल्यूशंस को लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब वो वाला टाइम है जिसके अंदर आप अपने आप से फाइट करके थक चुके हैं। सो यू नीड समवन जो कि आपको किसी तरह से उसके ऊपर ट्रेन करे और आहिस्ता आहिस्ता आपको इस प्रॉब्लम से निकाले। अच्छा मिस सदफ, ये बताइएगा कि हमारे माशरे में ये बहुत मिसकंसेप्शन है या मिथ कह लें, इसको आज आप ब्रेक कर दें कि क्या जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है? बिल्कुल ऐसा क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना ये कोई भी कर सकता है, अमीर गरीबी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी ना तो न्यूट्रिशन के रेफरेंस से ना ही किसी और चीज़ से कोई ऐसी चीज़ बताई है जिसके लिए पैसे खर्च करने हो। बहुत सिंपल सी चीज़ें, कनेक्टिविटी विद नेचर और उसके बाद फिर अपने ऊपर काम करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एफ़र्ट की ज़रूरत है, कंटेंटमेंट की ज़रूरत है और अपने आप से वादा करने की ज़रूरत है। अच्छा मिस सदफ, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल या रिवर्स कर सकते हैं? ये ज़रा बताइएगा। देखिए,
लाइफस्टाइल मेडिसिन से हम तमाम बीमारियों को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, एड्रेस कर सकते हैं, तमाम बीमारियों को देख सकते हैं, जैसे कि PCOS, PCODs, ये बहुत कॉमन है आजकल की प्रॉब्लम, जिनसे बच्चियों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं और उसकी वजह से वो आगे जाके उनके अंदर फर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन इसको मेंटेन भी करता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रिवर्स भी हो जाती है। बट पहले इनिशियली आप मेडिसिन के साथ उसको करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रिवर्स हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ये भी रिवर्सेबल है। लोगों के जहन में एक आम क्वेश्चन है कि अच्छा जी अब तो डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, अब तो सारी ज़िंदगी इसके साथ ही रहना और बस इंसुलिन लगा लो, खाने पीने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीनी जितनी मर्जी खा लो और इंसुलिन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गई है बस वो इम्यून हो अब तो आपके साथ रहेगी। लेकिन इट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन कि ये ना सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ को एड्रेस करती है, उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक करती है, बल्कि उसको रिवर्स भी कर देती है और आप दोबारा से अपना नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का इशू लोगों का बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ये चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाती हैं। तो आप कोई सजेस्ट करती हैं कि ऐसी कौन सी डाइट है जो हम ऐड करते हैं, कोई ऐसी रेमेडीज़ हों जो आप हमारे नाज़रीन को जो है वो एड्रेस करना चाहें? देखो यही बात हमने पहले भी की थी कि जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है ना, इसके 6 पिलर्स हैं और 6 के 6 पिलर्स काम करते हैं। अगर हम जो है अपने लाइफस्टाइल मेडिसिन को अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे की रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हम अच्छा खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन को बेहतर कर रहे हैं, प्लस हमारी पीसफुल नाइट्स हैं, अच्छी नींद आ रही है और हम अपनी नींद का ख्याल कर रहे हैं, साथ ही हम फिजिकल एक्टिविटी या किसी तरह की मूवमेंट कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं थ्रू एनी थेरेपीज, किसी से बात करके और अल्टीमेटली उससे हमारे कनेक्शंस बेहतर होना शुरू हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी पूरे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट करती हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आपकी कुछ बीमारियों को रिवर्स भी करने में हेल्पफुल है। अच्छा मिस सदफ, हमने सारी बातें तो कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन के लिए जो है ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा होगा। अगर आपसे हमारे देखने वालों में से कोई रब्ता करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो इस बारे में कहीं पे हेल्प लेना चाहता है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन या रिगार्डिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो वो मेरा क्लिनिक E11 में है, द हीलिंग व्हील के नाम से, और मेरा जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक हेल्थ है, तो वहाँ पर वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस सदफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।